बच्चों आप स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चंस। लेट अस डिस्कस क्वेश्चन। पहला, करो बच्चों। कैसे करोगे गाइस? कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? राइट, दैट्स गुड। ln k2 बाई k1, k2 और k1 दे रखा है, इज इक्वल टू ई ए। यहाँ से आ जाएगा हमारा ई ए बाय आर, 1/t1 माइनस 1/t2। तुम्हें अगर चाहिए ई ए जूल में, तो आर की वैल्यू क्या उठाओगे? 8.314। इफ यू नीड द आंसर इन कैलोरी, टेक RS2। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? और एक बार ई ए आ गया तो के विल बी ए ई रेज़ की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है यहाँ तक? यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? ए। सही पूछा जाए तो दिस इज अ बैड वे टू कैलकुलेट, क्योंकि इसमें तुम्हारा सॉल्व करना ई इसकी पावर कई बार नहीं सॉल्व होता। हाँ तो एक काम करो, पहले एल एन लो, लॉग लो रेदर। लॉग का मतलब लॉग ले लोगे तो तुम्हारा ई वाली टर्म हट जाएगी बेसिकली, है ना बच्चों? और फिर उसके बाद एंटी लॉग लेना भी काइंड ऑफ कन्वीनियंट होता है। अगर जैसे 0.3 टाइप आ रहा है तो यू कैन इजीली गेट योर आंसर। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है यहाँ तक? इट विल बी लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए बाय 2.303 आर डी। यहाँ से लॉग ए की वैल्यू ले लो, निकाल लो, और उसके बाद एंटी लॉग ले लेना उसका। लॉग ए की वैल्यू निकाली, फिर ए का एंटी लॉग ले लिया। ए की वैल्यू निकालने के लिए एंटी को लॉग ले लिया। ठीक है बच्चों? कोई डाउट किसी बच्चे को यहाँ तक? आई डोंट थिंक सो। हमें एक आ गया है ए की वैल्यू एट टेम्परेचर 500। तो एक काम करना, यहाँ भी जो टी उठाने है, कौन सा उठा लेना? 500। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? ए एट टेम्परेचर 500 पूछा गया है। कोई डाउट किसी बच्चे को? दैट्स गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कैटलिस्ट ड्रॉप्स एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिएक्शन एट टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम 80 किलो जूल to 40 kilojoule. What is the effect on forward and backward reaction rate? क्या करोगे बच्चे इस क्वेश्चन में? के सी बाय के विल बी इक्वल टू ई ए माइनस ई ए सी बाय आर टी। यही फॉर्मूला लगाओगे नहीं लगाओगे बच्चों? के फॉर कैटलाइज बाय के फॉर नॉन कैटलाइज रिएक्शन। ई ए ये है, ई ए सी ये है, आर और टी तुम्हें टी हमें दे रखा है। आर की वैल्यू तुम वो लोगे जिसमें तुम्हारा ई ए है।
मतलब इस किलो जूल को जूल में कन्वर्ट कर देना और फिर आर की वैल्यू जूल वाली उठा लेना। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यहाँ से के फॉर कैटलाइज रिएक्शन आ जाएगा। सपोजिंग के फॉर कैटलाइज्ड बाय के, सपोजिंग ये वैल्यू आ रही है, लेट मी टेक एज दिस। इसका मतलब के फॉर कैटलाइज इज 10 7 टाइम्स के फॉर नॉन कैटलाइज, तो रेट फॉर कैटलाइज विल ऑल्सो भी 10 7 टाइम्स रेट फॉर नॉन कैटलाइज। की रेट क्या होता है? के इंटू कंसंट्रेशन रेसी बार एन। हाँ है ना? तो अगर के तुम्हारा 10 7 के फैक्टर से इंक्रीज हो रहा है, रेट भी उसी फैक्टर से इंक्रीज हो रहा है। बैकवर्ड रिएक्शन का रेट किस फैक्टर से इंक्रीज होगा? इट विल इंक्रीज बाय द सेम फैक्टर। अगर ये हम फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट कांस्टेंट की बात करें तो बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट विल आल्सो इंक्रीज बाय द सेम फैक्टर, जिसकी वजह से के इक्विलिब्रियम की वैल्यू वही आएगी जो पहले आ रही थी। समझे? हाँ, उसने बैकवर्ड रिएक्शन का रेट की बात भी कर रहा है ना, कि बैकवर्ड रिएक्शन का रेट किस फैक्टर से इंक्रीज हो रहा है, बाय द सेम फैक्टर। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? जिस रेट से तुम्हारा फॉरवर्ड रिएक्शन का, जिस फैक्टर से तुम्हारा फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट इंक्रीज हो रहा है, उसी फैक्टर से बैकवर्ड रिएक्शन का रेट इंक्रीज हो रहा है। What is K if T tends to infinity? T tends to infinity, then what is the value of K? इसमें it will tend to A. हाँ है ना बच्चों? And you can think of it as A by EAC power EA by RT. T tending to infinity, this tends to 0. EH or 0 is 1. So K tends to A बच्चों, as T tends to infinity. इससे हम ये भी कह सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है, काइंड ऑफ सोचा जा तो। हाँ है ना? हम कह सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी इज नॉट प्लेइंग एनी रोल एट टी टेंडिंग टू इंफिनिटी। हम ये भी कह सकते हैं कि टेम्परेचर इतना हाई है कि सारे मॉलिक्यूल्स पोजेस एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म प्रोडक्ट। ऑल द मॉलिक्यूल्स पोजेस सफिशिएंट एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म प्रोडक्ट। कि ये क्या फैक्टर, ये ई माइनस ए बाई आर टी क्या बताता है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पोजेसिंग एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म प्रोडक्ट। Now all molecules possess sufficient energy required to form product. One हो गया, that fraction becomes one बच्चों। Clear हुआ है नहीं हुआ guys? Good. Question. क्वेश्चन से पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगा तुम्हें। मैंने बताया था के एट टी प्लस 10 बाई के एट टी, इसको हम बोलते हैं म्यू, टेम्परेचर कॉफिशिएंट। ओके बच्चों, म्यू की वैल्यू नॉर्मली हम क्या मान के चलते हैं? 2। हर 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट डबल्स, ऑलमोस्ट डबल्स। लेकिन वो वैल्यू एक्चुअली 2 से 3 के बीच में होती है। इट माइट बी 2, इट माइट बी बिटवीन 2 और 3। ठीक है ना बच्चों? स्पेसिफाइड नहीं है तो 2 ले लो, अदरवाइज इट इज बिटवीन 2 and 3, स्पेसिफाई कर देंगे वो। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं 20 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस लेके जा रहा हूँ और यहाँ पे रेट कांस्टेंट के था, तो यहाँ पे रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा रफली? 20 का 30 हुआ तो 2 के हुआ, 30 का 40 हुआ तो 4 के हो गया, 2 के का डबल हो गया, और 40 का 50 हुआ तो 8 के हो गया। हाँ है ना? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर और नॉट गाइस? तो क्या मैं कह सकता हूँ के एट टी प्लस से एग्जाम्पल लिया जाए टी प्लस एन इंटू 10 ओवर के एट टी विल बी म्यू रेज़ की पावर एन। कह सकता हूँ नहीं कह सकता हूँ? बोलो गाइस, समझ आया नहीं आया? भाई यहाँ पे हमने 10 से 3 बार इंक्रीज किया है, तो म्यू विच वॉज 2 इन आवर केस रेज टू पावर 3 8 टाइम्स हो चुका।
हाँ है ना बच्चों। हाँ मतलब 10 के फैक्टर से कितनी बारी तुमने बढ़ाया है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों। क्लियर हो गया गाइस। म्यू इज टेम्परेचर कोफिशिएंट। फाइन गाइस। तो मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन, टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस at 25 degrees Celsius proceed at same rate. They proceed at same rate बच्चों. The temperature coefficient of first reaction is 2 and second reaction is 3. Find ratio of rate of these reactions at 75 degrees Celsius. बताओ बच्चों कैसे करोगे इसे। 25 से 75 लेके गए हो। एन कितना आ जाएगा बच्चों। इट विल बी 75 माइनस 25/10। एन कितना आ गया बच्चों। एन इज 5। मतलब 10 से कितनी बार इंक्रीज किया है, 5 बार इंक्रीज किया है। अब हमें कहा गया इनिशियली दे प्रोसीड एट द सेम रेट, मतलब उनका रेट कांस्टेंट पक्का सेम रहा होगा। हाँ है ना। दोनों का रेट कांस्टेंट इनिशियली और सेम। पहले वाली रिएक्शन का पहले मान के लो ओरिजिनल रेट कांस्टेंट वाज के। अब k1 डैश बाय के विल बी इक्वल टू हाउ मच गाइस, 2 raised to power 5। हाँ है ना। एंड k2 डैश बाय के विल बी हाउ मच, 3 raised to power 5। समझे या नहीं समझे बच्चों। अब k1 डैश बाय k2 डैश कितना आ जाएगा, दैट विल बी द रेशियो ऑफ रेट। इट इज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट बट इट इज आल्सो द रेशियो ऑफ रेट ऑफ दिस रिएक्शन एट 75 डिग्री सेल्सियस। समझे या नहीं समझे बच्चों। क्लियर हो गया हर एक बच्चे को। हाँ क्या कह रहे हो बेटा, फिर से बता। दिस इज द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट रिएक्शन एट 75 डिग्री सेल्सियस। This is the rate constant for the first reaction at 25 degrees Celsius. K1 dash is the rate constant at 75 degrees Celsius. This is the rate constant for the second reaction at 25 degrees Celsius. And this is the rate constant at 75 degrees Celsius for the second reaction. इनिशियली दोनों का रेट सेम था, इसका मतलब उनका रेट कांस्टेंट सेम था। वी आर एज्यूमिंग दैट, हमें तो रेट कहा गया रेट सेम था, वी आर एज्यूमिंग रेट कांस्टेंट सेम था। दिस इज द वैल्यू ऑफ ratio of rate of these reactions at 75 degrees Celsius। समझिए बच्चों। गुड क्वेश्चन। A giving B, EA for forward reaction is 19 kilojoule per mole. EA for backward reaction is 9 kilojoule per mole. Potential energy of A is 12 kilojoule per mole. Calculate थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी कितनी होगी बच्चों। थ्रेशोल्ड एनर्जी कितना होगा। हाँ, this is a reactant guys। EA forward plus potential energy of reactant is threshold energy, it will be 31। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों।
नेक्स्ट, डेल्टा एच रिएक्शन पूछा गया हमें। ई ए फॉर फॉरवर्ड माइनस ई ए फॉर बैकवर्ड। हाँ है ना बच्चों। और तीसरा पूछा गया है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, मतलब एच ऑफ प्रोडक्ट, एच ऑफ पी माइनस एच ऑफ आर इज डेल्टा एच रिएक्शन। कितना आएगा बच्चों? डेल्टा एच रिएक्शन इज ई ऑफ पी माइनस ई ऑफ आर, या एच ऑफ पी माइनस एच ऑफ आर। एच ऑफ पी पूछा गया है। कितना आएगा? नहीं आएगा बच्चों। दैट्स गुड। अच्छा बच्चों, बाय द वे, मैंने क्वेश्चन दिया था तुम्हें, ये कि के का 8 के हो रहा है। अगर तुम्हें यहाँ पे ई ए भी दे रखा होता, इस क्वेश्चन के अंदर अगर तुम्हें ई ए भी स्पेसिफाइड होता एज से 200 किलो जूल, और वो पूछता व्हाट इज द, हाउ बाय व्हाट फैक्टर हैज के इंक्रीज्ड, तो ये मत कहना सर हम तो डायरेक्ट करके आ गए, 20 से 50 आ रहा था तो 8 टाइम्स हो गया। नहीं, फिर तुम्हें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एल एन के टू बाई के वन इजिकल टू ई ए बाई आर, 1/T1 माइनस 1/T2। ये तब लगाने के लिए जब तुम्हें इसी टाइप का, मतलब क्वेश्चन में क्लियर इंडिकेशन है कि यू हैव टू यूज टेम्परेचर कॉफिशिएंट। अगर तुम्हें ये भी दे रखा होता और ये दो टेम्परेचर दे रखे होते और पूछा गया था कि किस फैक्टर से रेट कांस्टेंट बढ़ गया या किस फैक्टर से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया, तो कैसे निकालोगे? एल एन के टू बाई के वन इजिकल टू ई ए बाई आर, 1/T1 माइनस 1/T2। हाँ, जब ये नहीं दे रखा, जब ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी कि तुम डायरेक्ट फॉर्मूला जो तुमने यूज करे हैं उनको यूज करने की ऑप्शन ही नहीं है, तब इसे यूज करोगे। हाँ, वो मैं अभी बताता हूँ। वो एक स्पेशल केस है, मैं अभी बताता हूँ, जस्ट गिव मी 1 सेक। यहाँ तक समझिए, वो मैं अभी करवाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ओके गाइस। अच्छा बच्चों, एक चीज बताओ, शायद मैंने ये पता नहीं बताया नहीं बताया, के और ए की यूनिट्स आर सेम, डू यू नो दैट और नॉट? के और ए, के इज ए ई रेशियो आर माइनस सी बाई आर टी। ई रेशियो आर माइनस सी बाई आर टी की तो कोई यूनिट ही नहीं है। तो जो हमारी के की यूनिट है वही हमारी ए की यूनिट है। ए एंड के हैव द सेम यूनिट्स। के एंड ए हैव सेम यूनिट्स। ठीक है बच्चों? गुड। अगर हमें क्वेश्चन में, मैं क्वेश्चन तो लिख ही देता हूँ, रेट ट्रिपल्स when when temperature changes from 20 degrees Celsius to 50 degrees Celsius. Calculate activation energy for reaction. निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे गाइस? लेट मी नो। एल एन के टू बाई के वन इज इक्वल टू ए बार 1/T1 माइनस 1/T2। अब सपोजिंग कोई कहता है, सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन देता है और कहता है व्हाट इज द टेम्परेचर कॉफिशिएंट, तो तुम्हें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा बच्चों? रेट ट्रिपल हो रहा है, K2/K1, मतलब K एट टेम्परेचर T2 K एट टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू म्यू T2 माइनस T1/10। ये जो भी हमने किया था ये वही है, तो डोंट वरी अबाउट इट, इट्स नथिंग न्यू। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये वही चीज है। गॉट इट गाइस? रेट ट्रिपल हो गया, टेम्परेचर तुम्हारा 3 से इंक्रीज हो गया, मतलब 3 टाइम्स ऑफ 10 के फैक्टर से इंक्रीज हो गया टेम्परेचर। कर लोगे नहीं कर लोगे बच्चों? कोई डाउट किसी बच्चे को? टेम्परेचर, हाँ बेटा। नहीं, इसमें अगर पूछा होता टेम्परेचर कॉफिशिएंट तो इस फॉर्मूले से निकाल लेते। हाँ, टेम्परेचर कॉफिशिएंट अगर पूछा होता तो ये फॉर्मूला लगाए थे।
ये पूछा गया तो वही करोगे जो तुमने अभी बताया था। K2/K1, K2/K1 की वैल्यू 3 आ जाएगी, हाँ है ना बच्चों। एक चीज और गाइस, यहाँ पे 1 बाय क्या करोगे? कितना आएगा बच्चों? डोंट फॉरगेट टू राइट इट डाउन इन केल्विन, डोंट मेक दैट मिस्टेक। टेम्परेचर हैज टू बी टेकन इन केल्विन बच्चों। क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? एवरीबॉडी इज क्लियर अबाउट इट? गुड। Reaction takes place in 3 steps. Rate constants are K1, K2, and K3. Overall rate constant K net is K1 K3 by K2. ओवरऑल एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या होगा? Assuming A to be same for all three of them. ओवरऑल एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या होगा? Assuming A is constant for all. कैसे करेंगे बच्चों? हम कहेंगे कि नेट कैन बी रिटन एज ए ई एच पावर माइनस ई ए नेट बाय आर टी। हाँ है ना? अब K1 विल बी ए हम तीनों में सेम ले रहे हैं, ओके गाइस? ई ए 1/RT एंड लाइक वाइज फॉर K2 एंड K3। तो क्या हम कह सकते हैं, ए ई एच पावर माइनस ई ए नेट बाय आर टी विल बी इक्वल टू ए ई एच पावर माइनस E A1 प्लस E A3 माइनस E A2 बाय आर टी। ये मैंने यहां से उठाया है। समझे या नहीं समझे गाइस? ये कितने बच्चों को क्लियर हो गया है जो मैंने अभी लिखा है? यहां से यू कैन रिलेट E A net is E A1 प्लस E A3 माइनस E A2। हाँ है ना? गॉट इट और नॉट गाइस? बच्चों एक मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, ये बताना स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं। इन केमिकल काइनेटिक्स only a fraction of collisions lead to product formation because the colliding molecules may not be appropriately oriented to each other and the collisions are non-energetic। ट्रू है ना? दैट्स गुड। 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 नेक्स्ट बच्चों, ये is 100 kilojoule per mole presence of catalyst। यार मैं 100 नहीं ले रहा, मैं 200 ले रहा हूँ। presence of catalyst lowers EA by 75%। What will be effect on rate of reaction at
20 डिग्री सेल्सियस। क्या करोगे बच्चों? राइट, जो के सी बाई के की रेशियो है वही आर सी बाय आर की होगी। और यहाँ पे तुम्हारा ई ए माइनस ई ए सी क्या बन जाएगा? लोअर इट बाय 75%, मतलब हमारा ई ए सी इज 75% ऑफ ई ए। हाँ है ना? तो 200 का। गेटिंग द आइडिया और नॉट बच्चों? क्लियर है हर एक बच्चे को? 1 सेकेंड। लोअर इट बाय 75 आएगा बच्चों। बच्चे का कितना? 75% से लोअर हो गया। तो इट विल बी ई ए सी विल बी 25% ऑफ ई ए। तो यू विल हैव 75/100। एक और चीज, इंटू 1000 बाय, समझे या नहीं समझे गाइस? वी ट्राई टू अंडरस्टैंड। ई ए हमारा था 200, ई ए सी उसने लोअर कर दिया उसे बाय 75%। मतलब अब जो हमारा ई ए फॉर कैटलाइजर दैट इज इतने का तो कम हो चुका है ना बेटा, 75% लोअर हो चुका है। लोअर्ड बाय दिस, लोअर्ड टू 75% नहीं है, लोअर्ड बाय 75%। द डिक्रीज इज 75%। तुम डायरेक्टली भी कह सकते हो डिक्रीज कितने का आ रहा है, 75 का आ रहा है। अच्छा, तो ये माइनस ई सी आपने, ये माइनस ई ए सी कंप्लीट लिखा है। ये मैंने ई ए माइनस ई ए सी लिखा है। दिस इज व्हाट यू हैव। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? दैट्स गुड, ग्रेट। आगे चलें। क्वेश्चन, हमें के दे रखा है 3 × 10⁻⁴। ये दे रखा है बताओ बच्चों क्या होगा? क्या बेटा? 3 × 10⁻⁴। बताओ बच्चों क्या आएगा? सिंपली 6 × 10⁻⁴ की टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे के टेंड्स टू ए बच्चों, के टेंड्स टू ए एज टी टेंड्स टू इन्फिनिटी। हाँ है ना बच्चों? कितने बच्चों को डाउट है इसमें? किसी को भी डाउट नहीं है? गुड। आगे करें। दैट्स ग्रेट। के विल बी ए के बराबर। क्वेश्चन बच्चों, K1 and K2. Rate constant for two reactions are in ratio 2:1. What is the relation between EA for first reaction and EA for second reaction? या तो हमें इनमें से बताओ, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू।
या फिर ये भी हो सकता है, EA1 इक्वल टू EA2, या EA1 इक्वल टू 2EA2। K1/K2 आर इन द रेशियो 2:1। बेटा करेक्ट। अगर हमारा K2 ग्रेटर देन K1 है, K2 इज 2K1, सॉरी K1 इज 2K2, K1/K2 इज 2, मतलब एक्टिवेशन है जी, मतलब इसको तुम वैसे भी रिलेट कर सकते हो पूरा। हाँ। अब यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, तुम A1 A2 को क्या मान के चल रहे हो, बराबर मान के चल रहे हो, नहीं तो यू कैनॉट रिलेट। हाँ है ना बच्चों? तो हम क्या कहेंगे, K1 इज ग्रेटर देन K2 वैसे भी सोच सकते हो, जिसका रेट कांस्टेंट ज्यादा, जिसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम। तो EA1 इज लेस देन EA2। समझे या नहीं समझे गाइस? EA1 इज लेस देन EA2। क्वेश्चन बच्चों, एट 500 Kelvin introducing a catalyst at introducing a catalyst increases rate by। हाँ, -CA/R। तो मुझे बताओ, ये कैसे निकालोगे? टेल मी। हम्म। KC/K विल बी इक्वल टू EA माइनस ये कैटलाइज जो कि हमें दे रखा है, अपॉन RT। ये हमें दे रखा है, फैक्टर क्या है, 1.718। यहाँ से EA आ जाएगा। बल्कि एक काम करो, इतनी मेहनत करो ही मत, सीधा यहाँ से EA/R की वैल्यू निकाल लो। क्योंकि ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो तुम्हारा दूसरा है, नॉन कैटलाइज रिएक्शन, इसकी स्लोप पूछी गई है गाइस। स्लोप विल बी -EA/R। हाँ है ना बच्चों? तो ऊपर वाले से EA/R निकालो। डोंट सॉल्व फॉर EA, जस्ट गेट द वैल्यू ऑफ EA/R, एंड स्लोप विल बी -EA/R। तो नेगेटिव में आएगी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? कोई डाउट किसी बच्चे को? दैट्स गुड। क्वेश्चन बच्चों, ये हमें 0 दे रखा है, के दे रखा है 3.2 इंटू 10⁴ पर सेकेंड, या सेकेंड इनवर्स। 10⁴ है बच्चों, दिख रहा है? 4 नहीं दिख रहा होगा। ठीक है बच्चों, ये रहा, एट 300 Kelvin।
फाइंड के एट 310 केल्विन। क्या होगा बच्चों? आई नीड द आंसर गाइस। अच्छा, डबल हो जाएगा। शायद मैंने बताया भी था, जब ये दे रखा है तो फॉर्मूला लगाओगे। फॉर्मूला लगाओगे। ये दे रखा है तो यूज द फॉर्मूला, डोंट यूज दैट टेम्परेचर कॉफिशिएंट। और ये तो स्पेसिफिक रिएक्शन है, बहुत वियर्ड सी रिएक्शन है जिसमें ई इज जीरो। हाँ, एक तरीके से सोचा जाए। हाँ, तो आंसर क्या होगा? सेम आ जाएगा बच्चों। ये लेस सेम K2/K1, मतलब के न्यू बाय के कर दो, Kn/K विल बी इक्वल टू EA/R। ये तो जीरो ही हो चुका है। हाँ है ना बच्चों? और जब ये जीरो हो चुका है तो Ln का जब एंटी लॉग लोगे तो इट विल बी वन। हाँ है ना बच्चों? तो के न्यू विल बी सेम एज के दिस। के एट 310 विल बी सेम एज के एट 300। समझ में आया नहीं आया बच्चों? समझिए गाइस। अब देखना, इस क्वेश्चन में गलती होने के पूरे चांस है। सुनते आना बच्चों। ये बताओ बच्चों। इसमें एक छोटी सी चीज है जो मिस्टेक करवा सकती है, अदरवाइज इस क्वेश्चन में मिस्टेक का कोई चांस नहीं है। बताओ गाइस, क्या होगा आंसर? जल्दी में मत कहना सर, जल्दी में गलती कर दी। टेक योर टाइम। फिर इफ इट रिक्वायर्स टाइम, टेक टाइम, बट डोंट गिव मी द रॉन्ग आंसर। इसके बाद बच्चों ये होता है सर, बस थोड़ी सी मिस्टेक कर दी जल्दी में। ऊपर वाली रिएक्शन के लिए ये दे रखा है और नीचे वाली रिएक्शन के लिए ये पूछा है। बताओ बच्चों, बताओ। कर दिया गलत। 92 आएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, +22 का मतलब है डेल्टा एच इज नॉट 22, इट इज -22। डेल्टा एच इज -22 किलो जूल। दैट इज वेयर यू आर अबाउट टू मेक मिस्टेक। ई ए फॉर फॉरवर्ड हमें दे रखा है 70, ई ए फॉर बैकवर्ड पूछा गया था। द ओनली प्लेस यू could have made mistake was in the sign of delta h. +22 means delta h is -22। +22 means इतनी हीट प्रॉड साइड में रिलीज हो रही है। अगर यही चीज यहाँ के बजाय यहाँ पे +22 लिखा होता तो हम कहते डेल्टा एच इज +22। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो ये बैकवर्ड कितना आ जाएगा? ये बैकवर्ड विल बी 92। हो गई गलती बच्चों? ठीक है गाइस, आगे चलें। 2ab is a2 plus b2। ये
हाँ बताओ बच्चों। टेम्परेचर हमें दे रखा है 500 केल्विन। हाँ, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ई रेज़ टू पावर माइनस सी ए बाय आर टी। आंसर विल बी ई रेज़ टू पावर माइनस ई ए बाय आर टी। हाँ है ना गाइस? कितने बच्चों को ये चीज क्लियर है? एवरीबॉडी इज क्लियर अबाउट इट? गुड। अब बच्चों एक और चीज, जो कि चीज जे में एक ही बार आ रखा है अभी तक, केज ए ई पावर माइनस सी ए बाय आर टी। जरा डिफरेंशिएट करने से विद रेस्पेक्ट टू टी बच्चों, डी के बाई डी टी क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। सो डी के बाई डी टी इज के ई एज के इंटू ई ए बाय आर टी स्क्वायर। Remember this, guys. And this is temperature coefficient. Temperature dependence of K। ठीक है बच्चों? तो जिसका ये ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर डिपेंडेंस ज्यादा होगा बच्चों। रिएक्शन हैविंग ग्रेटर ये विल हैव ग्रेटर टेम्परेचर डिपेंडेंस। हाँ है ना? हाँ हाँ। इस पे ज्यादा टेम्परेचर आना, ज्यादा इफेक्ट आना चाहिए ना लो टेम्परेचर पे। हाँ बेटा, बेटा आई एग्री। लेकिन आइडिया इज, वन सेकंड, जस्ट गिव मी वन सेक, आई गिव दैट रीजनिंग। बच्चों एक क्वेश्चन और करते हैं। पे अटेंशन गाइस। क्वेश्चन a plus b gives product. Now it is first order with respect to a and b both. k हमें दे रखा है एज 5 इंटू 10⁻³ Calculate concentration of A remaining after 100 seconds if initial concentration of A is 0.1 molar and B is 6 molar। करो बच्चों इस क्वेश्चन को। कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी पूछा गया है। इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। हम कहेंगे रेट लॉ क्या होगा बच्चों? रेट विल बी के ए बी। तुमको इधर ऐसा तो हमने बस एक फॉर्मूला देखा था। लेकिन गाइस कंसंट्रेशन ऑफ ए और बी देखना जरा। मतलब ए इवन अगर खत्म हो गया, पहली चीज ये जो के है, के की यूनिट्स बताओ ना गाइस। रेट कांस्टेंट की यूनिट्स क्या है? मोलर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। मतलब इट इज अ सेकंड ऑर्डर। गुड। मतलब हमें ये के पकड़ा रखा है। गॉट इट गाइस? और देखो बी, अगर ए पूरा भी खत्म हो जाता है तो बी में क्या चेंज आएगा? मतलब बी क्या हो जाएगा फाइनली? ए अगर पूरा भी खत्म हो जाता है 5.9 हो जाएगा। हार्डली एनी चेंज। मतलब बी की वैल्यू को आई कैन अज्यूम इट टू बी वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू ए। तो बी को के के साथ जोड़ दो।
हाँ है ना बच्चों? तो क्या मैं इसे कह सकता हूँ के बी को मान लो के डैश, मतलब ये अब हमारा के बी क्या बन गया, के डैश, और ये बन गया ए, तो ये बन गया हमारा के डैश ए बच्चों। एंड नाउ इट इज अ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब तो यहाँ पे फॉर्मूला भी लगा सकते हो, के डैश टी विल बी इक्वल टू एल एन ए नॉट बाई ए टी। के डैश तो निकाल लोगे, के भी दे रखा है, कंसंट्रेशन ऑफ बी भी दे रखी है, हाँ है ना? के डैश इज गिवन, टी इज ऑल्सो गिवन, ए नॉट इज ऑल्सो गिवन 0.1, ए टी पूछा गया है। हो जाएगा नहीं हो जाएगा बच्चों? सो वी हैव अज्यूम्ड द रिएक्शन टू बी अ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसके बिना तुम नहीं कर पाओगे। हाँ, अज्यूमिंग इट टू बी इन लार्ज अमाउंट, जैसे हमें यहाँ पे दिख रहा है कि 6 और 5.9 में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वी अज्यूम्ड इट। क्लियर है बेटा? समझे या नहीं समझे गाइस? कितने बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई है? दैट्स गुड। अब आते हैं समथिंग डिफरेंट, मॉलिक्यूलरिटी से रिलेटेड। हाँ बेटा, हाँ के डैश इज के इंटू कंसंट्रेशन। हाँ, जो बी की इनिशियल कंसंट्रेशन है वही हमने थ्रू आउट द रिएक्शन मान ली कि 6 का 5.9 ही हो रहा है, दैट्स ऑलमोस्ट इक्वल टू 6। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट यहाँ तक? गुड। अब कुछ क्वेश्चंस और बच गए, बट दे आर बेस्ड ऑन अ डिफरेंट टॉपिक, उसको और करते हैं। Hold on a sec, guys. अरे, बहुत क्वेश्चंस करवा दिए। Hold on a sec, बच्चों। अब आते हैं टाइप्स ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस। पहला बच्चों, रिवर्सिबल एलिमेंट्री रिएक्शंस। रिवर्सिबल एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब जो इक्विलिब्रियम पे जाके रुकेंगी। ऐसे समझो गाइस, ए गिविंग बी है, लेकिन फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रही है, बैकवर्ड भी हो रही है, तो दोनों का कुछ रेट कांस्टेंट होगा, के एफ के बी। नाउ व्हाट इज द ओवरऑल रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, क्या होगा? ओवरऑल रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा? हाँ, हम कहेंगे रेट फॉरवर्ड का क्या था बच्चों? रेट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन क्या था? इट वाज के एफ ए। रेट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन क्या था? कि बैकवर्ड रिएक्शन के लिए दिस इज अ रिएक्टेंट, और बी गिविंग ए का रेट कांस्टेंट इज के बी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट के एफ है, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट के बी है। यहां तक समझ गए? तो नेट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी के एफ ए माइनस के बी बी बच्चों। हाँ है ना गाइस? अब इन टर्म्स ऑफ ए रेट ऑफ रिएक्शन को हम क्या लिखेंगे? इज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, नेट फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट, दिस इज द नेट फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट। इन टर्म्स ऑफ ए इट विल बी माइनस डी ए बाई डी टी। ये तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है ना, ये जो हमने रेट लिखा है ये किसका है? ए गिविंग बी का रेट है। नेट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज रेट ऑफ फॉरवर्ड माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड। तो ये नेट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है। इन टर्म्स ऑफ ए उसे हम क्या लिख सकते हैं? माइनस डी ए बाई डी टी। इन टर्म्स ऑफ बी क्या हो जाएगा ये? डी बी बाई डी टी बच्चों। क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? एवरीबॉडी इज क्लियर विद दैट? दैट्स गुड। तो ये हमारा रेट आ जाएगा। ओके, गुड। अब सपोजिंग में लेता 2a गिविंग b, और मैं पूछता व्हाट इज डी ए बाई डी टी बच्चों। एक्सप्रेशन क्या बनेगा? पहले देखो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, और टू नहीं,
It will be kf a square. Rate of forward reaction is kf a square. Rate of backward reaction क्या है? kbb. तो नेट रेट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है? kf a स्क्वायर माइनस kbb. और ये इन टर्म्स ऑफ ए क्या हो जाएगा? -1/2 da/dt. अब समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ध्यान से देखो. रेट फॉर फॉरवर्ड वाज kf a square. Rate of backward is kbb. So net rate for forward reaction will be kf a square minus kb b. Now in terms of A, it will be net rate for forward reaction. Forward reaction अगर देख रहे हो तो in terms of A it will be this, in terms of B it will be this. dA by dt पूछा है मैंने तुमसे, निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे बच्चों? That's good. कोई डाउट किसी बच्चे को? ग्रेट. अब आते हैं कॉन्करेंट एलिमेंट्री रिएक्शंस. यस साइड कॉन हमेरा डी. मेरे क्योंकि मैं फॉरवर्ड रिएक्शन की बात कर रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है इन टर्म्स ऑफ मतलब इट इज ए गिविंग बी की बात कर रहा हूँ. ये जो नेट रेट है दिस इज फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन. तो ए की टर्म्स में माइनस डी बाई डी टी होगा ना. ए इज द रिएक्टेंट, बी इज द प्रोडक्ट. हाँ ये आर फॉरवर्ड नेट की बात कर रहे हैं. मतलब एक तरीके यहाँ पे ये मैंने फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट माना है तो मैं जो रिएक्शन मान के चल रहा हूँ वो ए गिविंग बी मान के चल रहा हूँ. तो ए रिएक्टेंट है बी फ्रॉड है इसलिए उसकी टर्म्स में ऐसे लिखा है. अगर हम आर एफ नेट बैकवर्ड सोच रहे होते, सपोजिंग हम आर एफ नेट बैकवर्ड सोच रहे होते तो इट वुड हैव बीन के बी बी माइनस के एफ ए स्क्वायर. In terms of B, it will be minus dB by dt. In terms of A, it will be 1/2 dA by dt. अब समझ गए? गुड. क्योंकि ये नेट रिएक्शन जो हमने नेट रेट देखा है वो फॉरवर्ड का देखा है, मतलब हमारा A इज द रिएक्टेंट, B इज द प्रोडक्ट. बैकवर्ड में आप समझ गए ना चेंज क्या आएगा? वो वैल्यू वही रहेगी. तुम निकाल के दोनों तरफ से देख लो, वैल्यू वही रहेगी dA by dt की, dB by dt की. अब आते हैं साइड या कॉन्करेंट एलिमेंट्री रिएक्शंस पे. ये तब है जब एक ही रिएक्टेंट दो रिएक्शन दे रहा है साइमल्टेनियसली. ए इज गिविंग बी, ए इज गिविंग सी. ओके बच्चों, ए बी भी दे रहा है, ए सी भी दे रहा है. इसके लिए रेट कांस्टेंट K1 है, इसके लिए रेट कांस्टेंट K2 है. तो बताओ रेट फॉर फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा? R1 क्या होगा? K1 है. R फॉर टू क्या हो जाएगा? K2 है. तो R नेट K1 ए प्लस K2 ए. ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा बच्चों? Now this is the net rate of reaction. In terms of A से हम क्या बोल सकते हैं? It is the rate of consumption of A minus dA by dt. लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ? B और C की टर्म में तुम नहीं कर पाओगे. हाँ, क्योंकि ये जो है दिस इज द नेट रेट ऑफ रिएक्शन और नेट रिएक्शन के अंदर A इज गेटिंग कंज्यूम. तुमने इसलिए उसे लिख दिया माइनस dA by dt. साइमल्टेनियसली चल रही है. ए बी भी दे रहा है साइमल्टेनियसली, ए सी भी दे रहा है, दोनों साथ साथ बन रहे हैं. ए इज गिविंग बी एंड ए इज गिविंग सी. समझ गए बच्चों? क्लियर है यहां तक आए? बी और सी की टर्म से इसलिए निकाल पाओगे क्योंकि जो इसको ऐसे समझो, यहां तक समझ गए? ए तो दोनों रिएक्शन में कंज्यूम हो रहा है इसलिए हमने उसे माइनस डी ए बाई डी टी लिख दिया. अगर देखा जाए तो बी हमारा सिर्फ फर्स्ट रिएक्शन से बन रहा है, मतलब हम R1 को लिख सकते हैं dB बाई डी टी और R2 को लिख सकते हैं dC बाई डी टी. लेकिन इनको ये नहीं लिख सकते क्योंकि हाँ हाँ ये मतलब अब हम रिलेट करेंगे ही करेंगे इन तीनों को.
समझ आया नहीं आया बच्चों? मतलब जो हमारा बी बन रहा है वो इस रेट से बन रहा है, सी बन रहा है इस रेट से बन रहा है, और जो एक कंज्यूम हो रहा है वो इस रेट से कंज्यूम हो रहा है। गेटिंग द आइडिया और नॉट बच्चों? गुड, फाइन। तो यहाँ पे तुम देख भी सकते हो रिलेशन तुम्हारा आएगा क्या बच्चों? डीबी बाई डी टी प्लस डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू डी ए बाई डी टी माइनस डी ए बाई डी टी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर और नॉट गाइस? रिलेशन समझ में आ गया नहीं आ गया? आर वन प्लस आर टू इक्वल टू आर नेट। गॉट इट गाइस? गुड। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये जो मैंने अभी लिखा है, फॉर रिएक्शन वन प्लस, समझिया नहीं समझेगा? क्लियर है यहाँ तक? रिएक्शन वन में रेट ऑफ कंजम्पशन प्लस रिएक्शन टू में रेट ऑफ कंजम्पशन इज द नेट रेट ऑफ कंजम्पशन। तो गाइस हमारी जो रिएक्शन बनी वो क्या बनी? के वन प्लस, जो इक्वेशन बनी वो क्या बनी? के वन प्लस के टू ए इज इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विद अ रेट कांस्टेंट इक्वल टू के वन प्लस के टू। इसको के इफेक्टिव लिख सकते हैं। तो हमारा ए टी क्या बन जाएगा? ए टी विल बी ए नॉट ई एच पावर माइनस के इफेक्टिव टी। समझिया नहीं समझेगा? गुड। अब एक चीज और याद रखो बच्चों, मैंने बताया था डीबी बाई डी टी किसके बराबर है? के वन ए। डी सी बाई डी टी किसके बराबर है? के टू ए। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी इज ऑफ द रेशो के वन बाय के टू। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है यहाँ तक गाइस? अब अगर तुम इसे इंटीग्रेट करोगे, तुम ए को डालो यहाँ पे, ये ए को डालो, ये 80 है ना, तो इसको यहाँ पे डालो और इंटीग्रेट करो, तो ये क्या बनेगा बच्चों? एंड आई एम अज्यूमिंग इनिशियली बी इज नॉट जीरो। अगर बी जीरो नहीं है, इनिशियली बी अगर बी नॉट है, तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बनेगा उसे देखो। बी नॉट प्लस के वन ए नॉट बाय के इफेक्टिव ई एच पावर वन माइनस, या के इफेक्टिव लिख देता हूँ सीधा, के इफेक्टिव टी। क्लियर है बच्चों? एंड सी विल बी सी नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ सी प्लस के टू ए नॉट बाय के इफेक्टिव। नोट इट डाउन गाइस। क्लियर है यहाँ तक? एंड यू कैन ऑटोमेटिकली रियलाइज अगर बी नॉट और सी नॉट इनिशियली जीरो है, देन कंसंट्रेशन ऑफ बी टू कंसंट्रेशन ऑफ सी इज इन द रेशियो के वन बाय के टू। अगर बी और सी इनिशियली जीरो है, देन दिस इज द रेशियो दैट यू हैव। नहीं तो क्या रेशियो आएगी? नहीं तो तुम कहोगे बी टी माइनस बी नॉट बाय सी टी माइनस सी नॉट इज इक्वल टू के वन बाय के टू। अदरवाइज ये बनेगा, मतलब डेल्टा सी बाय डेल्टा बी बाय डेल्टा सी विल बी इक्वल टू के वन बाय के टू। समझे या नहीं समझे बच्चों? गुड, दैट्स ग्रेट। क्लियर हो गया? इसे तुम वैसे भी सोच सकते थे, वैसे भी सोच सकते थे क्या, ए गिविंग बी गिविंग सी। ए इनिशियली कितना था? ए नॉट। टाइम टी पे कितना है? इतना। तो ए कंज्यूम कितना हुआ है? ए कंज्यूम इज ए नॉट वन माइनस ई और माइनस के इफेक्टिव टी। होगा नहीं होगा बच्चों ये? दिस इज ए कंज्यूम। अब तुम देख सकते हो, अगर ये ए नॉट माइनस, इसको ऐसे सोच सकते हो, जितना ये कंज्यूम हुआ उतना ही बी और सी का टोटल अमाउंट बनेगा। हाँ है ना बच्चों? एंड बी एंड सी आर फाउंड इन द रेशियो के वन बाई के टू।
तो क्या हम कह सकते हैं v at टाइम t इज सिंपली k1 by k इफेक्टिव k1 प्लस k2 इंटू ए कंज्यूम्ड। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? जो ये कंज्यूम हुआ उतना ही बी और सी का नेट अमाउंट बन रहा है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? जितना ये कंज्यूम हो रहा है उतना ही बी और सी का नेट अमाउंट बन रहा है। इसको ऐसे से सोचो गाइस, ए नॉट माइनस एक्स माइनस वाई हो चुका है, ये एक्स बन चुका है, ये वाई बन चुका है। हाँ है ना बच्चों? तो डू यू रियलाइज जितना हमारा ए कंज्यूम हुआ, एक्स और एक्स प्लस वाई कंज्यूम हुआ है, उतना ही बी प्लस सी बना है। मतलब इतना बी प्लस सी बना। एंड बी एंड सी आर इन द रेशियो k1:k2। तो यही तो हमारा एक्सप्रेशन बन रहा है नहीं बन रहा है? एंड सिमिलरली सी एट टाइम t is k2 by k effective, assuming b naught and c naught to be initially 0। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर हो गया यहां तक? गॉट इट और नॉट? हर एक बच्चे को क्लियर है? इसके ऊपर फिर भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जी मेंस में भी आ रखे हैं बेसिक लेवल पे। क्लियर है यहां तक? दैट्स गुड। नोट करना है? कर लो नोट। यहां से एक चीज तुम रिलेट कर सकते हो, ए टी प्लस बी टी प्लस सी टी क्या हो जाएगा बच्चों? ए टी प्लस बी टी प्लस सी टी क्या हो जाएगा? ए नॉट के बराबर हो जाएगा। हाँ, इट विल बी इक्वल टू ए नॉट। ए टी प्लस बी टी प्लस सी टी एट एनी टाइम टी विल बी इक्वल टू ए नॉट। अच्छा बच्चों, बाई चांस क्वेश्चन के अंदर ये कर लिया नोट? बाई चांस क्वेश्चन के अंदर ये होता ए गिविंग टू बी गिविंग सी k1 k2, तुम्हारा क्या बनता बच्चों? तो तुम्हारा बनता ए नॉट माइनस एक्स माइनस वाई, ये बन गया 2x, ये बन गया y। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? सो ये हैव ए टी प्लस बी टी बाई 2 प्लस सी टी इक्वल टू ए नॉट। एक्सप्रेशन में आई डोंट थिंक कोई खास दिक्कत आनी चाहिए, एक्सेप्ट कि तुम्हारा ए टी का तो वही एक्सप्रेशन बनेगा, ए नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस के इफेक्टिव टी। लेकिन बी में थोड़ी दिक्कत आएगी, क्यों? क्योंकि k1a will be equal to what guys? Half dv by dt, and k2a will be equal to dc by dt। तो उसके हिसाब से तुम्हें करना पड़ेगा। मतलब ऐसे मान के चलो, जहां पे k1 ले रहे थे उसकी जगह b के लिए 2k1 आ रहा है। दैट इज द ओनली डिफरेंस इन द एक्सप्रेशन दैट यू आर गेटिंग। हाँ है ना बच्चों? मतलब जहाँ पे हम वहां पे b के एक्सप्रेशन में जब देख रहे थे, हाँ, तो ये आ जाएगा बच्चों। होल्ड ऑन अ सेक गाइस, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। हाँ बच्चों देखो, तुम्हारा k1a और k2a देर वॉज नेट माइनस डी ए बाई डी टी, है ना? वहां पे तो तुम्हारा k1 प्लस k2 आ रहा है। बी के एक्सप्रेशन में तुम्हारी दिक्कत आएगी थोड़ी, कि बी की कंसंट्रेशन है टाइम टी में दिक्कत आएगी। वहां पे तुम्हारा के इफेक्टिव तो वही है k1 प्लस k2, लेकिन तुम्हारा यहाँ पे जब इंटीग्रेट कर रहे हो तो तुम्हारा k1 के बजाय 2k1 आ रहा है न्यूमिनेटर में, तो इट विल बी 2k1 बाय के इफेक्टिव इंटू ए कंज्यूम्ड बच्चों। उस फॉर्म में कुछ ना कुछ बनेगा। बना के देख लेना एक बार बनाने की जरूरत है। मैं नहीं बना रहा, कि मेरे को नहीं लगता इसकी इतनी जरूरत पड़ने वाली है। भाई जहां तुम्हें मन कर रहा है करने का, करके देख लेना। हाँ, k1 और k2 तो कांस्टेंट है। हाँ, इंटीग्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड यहाँ पे तुम्हारा ये जो k इफेक्टिव है, ये जो k इफेक्टिव है यहाँ पे, वो तो k1 प्लस k2 है। और यहाँ पे k1 के बजाय क्या आ जाएगा? 2k1। एक बार करके देख लेना। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गॉट इट गाइस? रिलेशन भी मैंने तुम्हें बता दिया, ए टी प्लस बी टी प्लस सी टी इज नॉर्मली इक्वल टू ए नॉट। यहाँ पे ए टी प्लस बी टी बाई 2 प्लस सी टी इज इक्वल टू ए नॉट। समझिए गाइस?
अब आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, कॉन्जिक्यूटिव ऑब्लिक सीक्वेंशियल रिएक्शन। गैस ध्यान से देखो, ए गिविंग बी गिविंग सी, ए गिविंग बी एंड बी गिविंग सी, दीज आर कॉन्जिक्यूटिव या सीक्वेंशियल रिएक्शन। इसमें हम कहेंगे इसका रेट कांस्टेंट K1 है, इसका रेट कांस्टेंट K2 है। रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा? R1 K1 है। रेट कांस्टेंट, रेट फॉर सेकंड रिएक्शन क्या होगा? K2 भी। अब देखते आओ बच्चों, सुनते आना गाइस। कैन आई राइट डाउन K1A is the rate at which A is getting consumed? इसको माइनस डी बाई डी टी लिख सकता हूं। एंड K2B is the rate at which C is getting formed. अब आते हैं dB बाई डी टी पे। dB बाई डी टी का मतलब क्या होता है बच्चों? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, राइट। बी किस रेट से फॉर्म हो रहा है? K1A से। और कंज्यूम किस रेट से हो रहा है? K2B से। तो नेट रेट जिससे वो फॉर्म हो रहा है वो क्या है? नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन विल बी K1A minus K2B. This is the net rate of formation of B. It can be written as dB by dt बच्चों। समझे या नहीं समझे guys? Everybody is clear with that? Good. कर लिया नोट हर एक ने? कर लो नोट। अब गाइस यहाँ पे जब तुम इंटीग्रेट करोगे तो AD विल बी ए नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस KT K1T, हाँ है ना। B at time D will be A naught into K1 by K2 minus K1 e raised to power minus K1T minus e raised to power minus K2T। ये बनता है बच्चों, ये बनता है गाइस, नोट इट डाउन, दिस इज व्हाट यू गेट। अब एक चीज और रियलाइज करो बच्चों, इनिशियली पहले रिएक्शन का रेट हाई होगा और सेकंड रिएक्शन का रेट जीरो होगा क्योंकि बी है ही नहीं। इनिशियली फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट मैक्सिमम होगा, ए गिविंग बी का रेट मैक्सिमम होगा और बी गिविंग सी का रेट जीरो होगा क्योंकि बी है ही नहीं। धीरे धीरे करके तुम्हारा अब बी की अमाउंट बढ़नी शुरू हो जाएगी। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ज्यादा है, बैकवर्ड रिएक्शन मतलब सेकंड स्टेप का रेट कम है, तो बी की अमाउंट बढ़नी शुरू हो जाएगी। अब धीरे धीरे करके पहली रिएक्शन का रेट ए गिविंग बी का रेट कम होता जाएगा क्योंकि ए की अमाउंट कम होती आ रही है और बी की अमाउंट बढ़ती आ रही है, तो बी गिविंग सी का रेट बढ़ता जाएगा। लेकिन जब तक हमारा रेट ऑफ फर्स्ट रिएक्शन इज ग्रेटर देन रेट ऑफ सेकंड रिएक्शन, बी की अमाउंट क्या होती आएगी? बढ़ती आएगी। जब तक R1 और R2 में, यहाँ पे मैंने R1 R2 लिखा है या क्या लिखा है? R1 R2। एज लॉन्ग एज R1, देखो R1 इनिशियली मैक्सिमम है, R2 इनिशियली जीरो है। जब तक R1 इज ग्रेटर देन R2 तुम्हारा क्या होता जाएगा बच्चों? बी की अमाउंट बढ़ती जाएगी, हाँ है ना बच्चों। एक पॉइंट आएगा जब R1 इक्वल टू R2, उस वक्त बी की वैल्यू मैक्सिमम हो चुकी है। अब हमारा बी की अमाउंट क्या होनी शुरू हो जाएगी? कम होनी शुरू हो जाएगी क्योंकि तुम्हारा R2 विल बिकम ग्रेटर देन R1। अब बी गिविंग सी का रेट ज्यादा है, ए गिविंग बी का रेट कम होता जा रहा है, तो उसके बाद बी की अमाउंट विल स्लोली स्टार्ट डिक्रीजिंग बच्चों। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट किसी बच्चे को? मतलब बी की एक कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है,
सी कॉन्टिन्यूसली बन रहा है, मतलब ए की अमाउंट कॉन्टिन्यूसली कम होती आ रही है, सी की अमाउंट कॉन्टिन्यूसली बढ़ रही है, बी की अमाउंट पहले पीक रीच करेगी, उसके बाद इट विल डिक्रीज टू जीरो बच्चों। समझे या नहीं समझे गाइस? लुक एट द कर्व, लुक एट द कर्व बच्चों। दिस इज ए एट टाइम टी, दिस इज सी एट टाइम टी, 1 second, एंड दिस इज बी एट टाइम टी। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? दिस इज बी एट टाइम टी, क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? रेको क्लियर है ना? दैट्स गुड। ये एक पॉइंट पे पीक रीच करेगा, उसके बाद इट विल डिक्रीज टू जीरो। हाँ, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। ओके बच्चों, नॉर्मल, हाँ एक गिविंग सी टाइप ही चल रहा है ऑलमोस्ट, ए और सी, बी इज द वन जो कि डिफरेंट कर रहा है बिहेव। ठीक है बच्चों, अब देखो गाइस, डीबी बाई डी टी क्या हो जाएगा? डीबी बाई डी टी विल बी इक्वल टू जीरो व्हेन बी इज मैक्सिमम। हाँ है ना भाई, आर वन इक्वल टू आर टू, तो डीबी बाई डी टी क्या हो जाएगा? वैसे भी देख सकते हो स्लोप हमारी जीरो हो जाएगी, और यहां से भी देख सकते हो आर वन इक्वल टू आर टू, मतलब ये हमारा क्या हो गया? जीरो बच्चों। एंड लुक एट द कर्व और लुक लाइक दिस, तुम रियलाइज करोगे डी वी बाई डी टी इज जीरो व्हेन बी इज मैक्सिमम। तो हम कह सकते हैं व्हेन बी इज मैक्सिमम, के वन ए इज इक्वल टू के टू बी। दिस इज वन फॉर्मूला टू रिमेंबर, के वन ए इज इक्वल टू के टू बी व्हेन बी इज मैक्सिमम, पहला फॉर्मूला टू रिमेंबर। दूसरा, टी मैक्स तुम निकाल सकते हो टाइम व्हेन बी इज मैक्सिमम, इट कम्स आउट वन बाय के टू माइनस के वन एल एन के टू बाई के वन। ओके बेटा, ये एल एन है, लॉग नहीं है। अब कोई तुमसे पूछता है व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ बी सी एंड ए व्हेन बी इज मैक्सिमम, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ ए बी एंड सी व्हेन बी इज मैक्सिमम? टी और सी सेम क्यों हो जाएगा बेटा? ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, हमें पूछा गया व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ ए बी एंड सी व्हेन बी इज मैक्सिमम, कैसे निकालोगे? सबसे पहले तुम टाइम निकालो व्हेन बी इज मैक्सिमम, टाइम निकल के आ गया। अब तुम क्या कर सकते हो, यू कैन से एडी तो इजीली आ जाएगा, माइनस के वन टी। पहले हमने टाइम निकाला व्हेन बी इज मैक्सिमम, फिर यहां से ए एट टाइम टी निकाल लिया, निकाल लिया। बी एट टाइम टी को इस फॉर्मूले से निकाल लो, यूज दिस टू गेट दिस इज ए टी व्हेन बी मैक्स। बी की मैक्सिमम वैल्यू कैसे आएगी? हमें पता है के वन ए विल बी इक्वल टू के टू बी, यहां से बी आ जाएगा मैक्सिमम। हाँ है ना बच्चों? अब आती है प्रॉब्लम सी की, इससे बी टी आ जाएगा, मतलब बी मैक्सिमम आ जाएगा, बेसिकली सिंपली बोला जाए तो बी मैक्सिमम आ जाएगा। अब है सी एट टाइम टी, हम कहेंगे ए गिविंग बी गिविंग सी, ये ए नॉट माइनस एक्स, ये एक्स माइनस वाई, ये वाई। समझ में आया नहीं आया? आई मीन ऐसे सोचो, पहले मैंने ए नॉट माइनस एक्स करा, इसे एक्स करा, फिर इसको एक्स माइनस वाई किया, इसको वाई किया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों?
तो डू यू रियलाइज और नॉट ए टी प्लस बी टी प्लस सी टी इज इक्वल टू ए नॉट। हम ए टी और बी टी निकाल चुके थे व्हेन बी इज मैक्सिमम। इससे तुम्हारा सी एट टाइम टी आ जाएगा व्हेन बी इज मैक्सिमम। अब समझ आ गया बच्चों कि ट्राई टू अंडरस्टैंड ये फॉर्मूले आर वेरी रेयरली यूज्ड दीज टू। लेकिन जो मैंने अभी बताया दैट कैन बी इजिली यूज्ड। ये वाला पार्ट इजिली यूज हो सकता है और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आ भी रखा होगा। समझ आया नहीं आया बच्चों? हाँ बेटा। हाँ बेटा जस्ट वन सेक, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ बेटा दिस इज द पॉइंट ऑफ व्यू। नहीं बेटा जरूरी नहीं है ना सेम हो। ये तो बाई चांस मैंने कर्व में ऐसा बन गया, इट इज नॉट नेसेसरली ट्रू। ये तो कर्व में बाई चांस बन गया। हाँ बेटा क्लियर है यहाँ तक? आगे चलें बच्चों, क्वेश्चंस करें गाइस। क्वेश्चन ए A1 gives B, 2A gives C plus D, K2. What is, hold on a sec बच्चों, what is माइनस डी ए बाई डी टी? बताओ गाइस क्या होगा बच्चों? एक्सप्रेशन क्या बनेगा गाइस? पहले वाली रिएक्शन का रेट लिखो, दूसरा वाली रिएक्शन का रेट लिखो, देखो उसमें दोनों में ए कंज्यूम हो रहा है। बताओ गाइस। ये है माइनस डी ए बाई डी टी फॉर फर्स्ट, फॉर सेकेंड तो माइनस डी ए बाई डी टी नेट क्या होगा? K1 A ए स्क्वायर। समझे या नहीं समझे गाइस? राइट बच्चों, जो उसका पंगे मत लो पेन के साथ। K1 K2 K3 माइनस डी ए बाई डी टी क्या होगा, डीबी बाई डी टी क्या होगा, डीसी बाई डी टी क्या होगा? क्या हो गया बच्चों? क्या होगा ये? एक्सप्रेशन चाहिए बच्चों मुझे। आई नीड द एक्सप्रेशन गाइस, गिव मी द एक्सप्रेशन। गाइस मैं एक्सप्रेशन बना रहा हूँ, देखते आओ। पहले मैं डीसी बाई डी टी का बना रहा हूँ, वो सबसे आसान है। इट विल बी K3 ए बी। Rate of formation of B will be K1A minus K2B minus K3AB। हाँ है ना बच्चों? दैट्स गुड। और माइनस डी बाई डी टी में भी मेरे ख्याल से वही आना चाहिए शायद। कुछ कुछ चेंज है उसमें, चेक करते हैं। मैं एक बार देख लेता हूँ, माइनस डी बाई डी टी K1A। हाँ
एक साइन का डिफरेंस आ रहा है। समझ आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है यहाँ तक? रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए इस रेट से कंज्यूम हो रहा है, इस रेट से कंज्यूम हो रहा है, इस रेट से फॉर्म हो रहा है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हो गया गाइस? एवरीबॉडी गुड। ऑनलाइन वाले बच्चों समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर। गुड। I need a relation between K1, K2 and K3. Rate of reaction in terms of N2O5 क्या होगा? -1/2 d of N2O5/dt। मतलब एक तरीके मैं कह सकता हूँ K1/2 of N2O5। यार यहाँ पे हाफ करोगे तो यहाँ पे भी तो हाफ आएगा बच्चों। हाँ है ना? दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ N2O5। इन टर्म्स ऑफ NO2 क्या होगा? हाँ है ना बच्चों? और O2 की टर्म्स में तो यही होगा। तो रिलेशन क्या आ गया तुम्हारा? K1/2 इजिकल टू K2/4 इजिकल टू K3। ये लैब K1। ये समझ में आ रहा है ना बच्चों क्या लिखा है मैंने? So K1/2 is equal to K2/4 is equal to K3/1। हाँ है ना बच्चों? दैट्स गुड। एक और क्वेश्चन बच्चों। हम्म। ये हाँ बेटा क्या कह रहे हो? नहीं समझा। हाँ। किसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया? नहीं बिल्कुल समझ नहीं आया। हाँ लास्ट टाइम में मैंने क्या किया? हाँ तो ये माइनस ही तो दे रखा था ना मैं। ये ये माइनस ही तो दे रखा है। क्लियर है बेटा? गुड। अरे एक मिनट शांति बच्चों। ये किसके बराबर है? -dA/dt -dB/dt dC/dt dD/dt। ये एक्सप्रेशन किसके बराबर है? -dA/dt -dB/dt dC/dt या dD/dt। ये एक्सप्रेशन किसके बराबर है? हाँ dB/dt। नहीं बेटा, इट विल बी इक्वल टू dC/dt बच्चों। इट विल बी इक्वल टू dC/dt। आई मीन
K1AB, this is the rate at which C is formed from this reaction. And this is the rate at which C is consumed in the first reaction. And this is the rate in which C is consumed in the second reaction. So this is overall giving us rate of formation of C. Rate of formation minus rate of consumption है ना. This is giving us the net rate of formation. समझे या नहीं समझेगा guys? क्लियर है यहाँ तक हर एक बच्चे को? This is equal to dc by dt. कोई डाउट guys? That's good बच्चों. Great. ऑनलाइन वाले बच्चों सारा समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? Yes, sir. That's good. किस बच्चे ने आंसर दिया था by the way? किसी बच्चे ने आंसर दिया था? ओके बच्चों शांति प्लीज. ये क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है क्योंकि ये क्वेश्चन एक्चुअली इसका है नहीं. ये है न्यूक्लियर केमिस्ट्री का. समथिंग यू आर अबाउट टू डू. विल स्टार्ट विद दिस. नहीं क्योंकि सुनते आओ बच्चों. गाइस आवाज नहीं. मैंने से हमने अल्फा पार्टिकल बाहर फेंक दिया. फिर हमने बीटा पार्टिकल बाहर फेंक दिया. ये हो गया बच्चों. ठीक है गाइस. वी स्टार्टेड विद 1 ग्राम एटम ऑफ पोलोनियम. वी स्टार्टेड विद 1 ग्राम एटम ऑफ पोलोनियम. इसकी हाफ लाइफ पहले वाली की हाफ लाइफ हमें दे रखी है 3.05 मिनट. अल्फा पार्टिकल बाहर फेंका है. सुनते आओ बच्चों. पहले हमने पोलोनियम में से अल्फा पार्टिकल बाहर निकाल दिया. बना लेड. लेड में से बीटा पार्टिकल बाहर निकाल दिया. बना बिस्मत. अब देखो गाइस प्लीज अच्छा आवाज नहीं. टी हाफ दोनों का हमें दे रखा है. टी हाफ हमें दोनों का दे रखा है. पोलोनियम गिविंग लेड का और लेड गिविंग बिस्मत का. बच्चों शांति यार शांति. हमें दोनों की हाफ लाइफ दे रखा है. ठीक है बच्चों. और हमें 1 ग्राम एटम ऑफ पोलोनियम से स्टार्ट कर रहे हैं हम रिएक्शन को. हमें पूछा गया है टाइम टेकन फॉर concentration of Pb214 to reach maximum. क्या पूछा गया है बच्चों को बताएगा मुझे? T for B max पूछा है. Try to understand this is a sequential reaction. T for B max पूछा गया. वो T क्या होता था बच्चों? T for B max का फॉर्मूला क्या होता था? हाँ. और K2 और K1 कैसे निकालोगे? T half is ln2 by K. तो K1 भी बताया K2 भी बताया. आ जाएगा नहीं आ जाएगा T max बच्चों? वेरी गुड गाइस. ठीक है बच्चों. क्लियर है यहाँ तक? किसी बच्चों को डाउट यहाँ तक? बोलो गाइस. गुड. होल्ड ऑन अ सेक बच्चों.